जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज का टॉपिक है अनुकूलन। 12th क्लास की एनसीईआरटी का 13वां जो चैप्टर है उसमें अनुकूलन आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस सेशन को पूरा देखिएगा, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िएगा। 100% क्लियर हो जाएगी एनसीईआरटी। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% आपके डाउट को क्लियर किया जाए। वैसा तो मेरी पूरी कोशिश है कि सब कुछ क्लियर कर दिया जाए, डाउट आपको आएगा ही नहीं। ठीक है। तो लास्ट सेशन में जो अपन ने देखा था वो अजैवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया अपन ने डिस्कस की थी, जिसमें कुछ लास्ट निलंबित करना, प्रवास करना, ये कुछ कंडीशन जो थी अपन ने संरूपण वगैरह नियमन करना वो अपन ने यहां से डिस्कस किया था। अनुकूलन अपन स्टार्ट करें उससे पहले अपना एक चित्र भी यहाँ पर बचा हुआ है, वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जैविक अनुक्रिया के तरीकों का आरेखीय निरूपण। जैविक अनुक्रिया हो रही आंतरिक स्तर, इंटरनल लेवल की जो बात कर रहे हो, और ये आपके पास एक्सटर्नल बाह्य की बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो अपन ने नियमन करना पड़ा। ठीक है। अपन ने संरूपण करना पड़ा। अब नियमन संरूपण ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर लिखा है संरूपी नियामक और आंशिक नियामक, तीन यहां पर लिखे हैं, ग्राफ में तीन शब्द लिखे हैं। तो संरूपी सिंपल सा मतलब क्या है, जो खे के अंदर अपन ने पढ़ा था, बाह्य स्तर अगर आपके पास चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बाह्य स्तर चेंज होगा वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, आंतरिक स्तर इसके अंदर चेंज हो रहा है इस वाले। ठीक है। मतलब बाहर का तापमान मान लीजिए कि 30 था पहले। ठीक है। किसी जीव का, तो जीव के पर्यावरण का 30 है, तो जीव का भी कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। अब बाहर का तापमान जो है 40 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 50 हुआ, तो सेम वैसे ही इस पे जीव का भी क्या होगा, 40 होगा, 50 होगा और 45 होगा और 50 होगा। मतलब बाहर से जो भी कंडीशन मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। दूसरे में लिखा है नियामक। नियामक में क्या, बाह्य स्तर, जैसे मान लो यहाँ पर ये 0 था, ये 15, ये 30, 45, 60, इस प्रकार से टेम्परेचर है ये। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, और ये आंतरिक स्तर की बात करें, जैसे मनुष्य की बात कर लेता हूँ, ये 37 है या 40 है, जो भी है। तो जैसे जैसे बाह्य स्तर का तापमान यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आंतरिक स्तर यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो एक फिक्स जगह पर ही है। और इन्हें अपन क्या कह रहे हैं, नियामक। जैसे एग्जाम्पल की अपन ने बात ही की है कि तापमान बाहर ज्यादा हो रहा तो पसीना आएगा, तापमान कम होगा तो कपकपाहट होगी। तो फिक्स कर रखा अपन ने तापमान को एक तरह से अलग अलग तरीकों के माध्यम से। और ये लिखा आंशिक नियामक, मतलब पूर्णतः वो नियामक नहीं है। कुछ कंडीशन तक आप देखेंगे तो कुछ तक तो वो संरूपी जैसे रहेगा, लेकिन उसके बाद में एक लिमिट के बाद में वो क्या हो जाएगा, नियामक के जैसे रहेगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, आंशिक नियामक इसे कहा गया है। ठीक है। तो ये चित्र इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुकूलन की, अडेप्टेशन जिसे अपन कह रहे हैं। अपने पर्यावरण की चरम परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमने जीवों को उपलब्ध अनेक विकल्पों को अपनाते देखा है, जहां कुछ जीव विशेष कार्यकीय सामंजस्य द्वारा अनुक्रिया करने में समर्थ होते हैं, जबकि दूसरे व्यावहारिक अनुक्रिया संपन्न करते हैं। दो शब्द यहाँ पर जो लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक तो लिखा कार्यकीय सामंजस्य और दूसरा लिखा है व्यावहारिक। ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल अभी आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो अपना रहे हैं वो क्या है, अस्थायी रूप से कम दबाव भरे आवास में प्रवास करके। व्यवहारिक का मतलब किस प्रकार का वो बिहेव कर रहा है, बिहेवियरल जिसे अपन कहते हैं। और कार्यकी के का इंग्लिश में अपन कहते हैं फिजियोलॉजिकल। अभी समझ लो, आगे आसानी रहेगी। कार्यकी की जो होता है उसे अपन कहते हैं फिजियोलॉजिकल। क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल, फिजियो। और जो अपने पास व्यवहारिक होता है उसे अपन कहते हैं बिहेवियर। बिहेव कैसा है वो बिहेवियर। फिजियो का मतलब जो उसकी इंटरनल जो भी रिएक्शन वगैरह हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके सेंस में अपन यहाँ पर इसे कह सकते हैं। ठीक है। जैसे व्यवहारिक में व्यवहार कैसा कर रहा है, सॉरी, अस्थायी रूप से कम दबाव भरे वाले प्रवास कर रहा है। प्रवास वो कर रहा है, उसका व्यवहार क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है। यह अनुक्रिया वास्तव में उसका अनुकूलन भी है, इसीलिए हम अनुकूलन की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं। तो अनुकूलन की जो परिभाषा है वो देखिए, ये जीव का कोई एक ऐसा गुण, या तो आकारिकी हो सकता है, कार्यकी हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है। ऊपर केवल दो शब्द इसने लिखे थे, नीचे आपको ध्यान में रखना है ये जो आपके पास है वो आकारिकी भी हो सकता है, आकार में जो परिवर्तन है वो भी हो सकता है। अनुकूलन की परिभाषा में तीनों शब्दों को इंक्लूड करना है।
जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो अनुकूलन क्या है, एक ऐसा गुण है, और गुण में तीन प्रकार के हो सकते हैं, आकारिकी, कार्यकी, व्यवहारिकी। ठीक है, तो जीवित रहने में और रिप्रोडक्शन करने में मदद करेगा। अनेक अनुकूलन लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित हुए और आनुवांशिक स्थिर हो गए। लंबे समय क्यों बोल रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों साल लगे हैं किसी जीव का विकास होने में, और अभी भी हो रहा है सतत रूप से अगर देखें। जल के बाह्य स्रोत न होने पर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, कि यहाँ पर जल की तो कमी है उसके अंदर, किसमें, अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में जो कंगारू चूहा है उसमें जल की तो कमी रहती है वहां पर। तो वो जल की आपूर्ति कैसे करता है, जल की आपूर्ति के लिए उसकी जो वसा होती है उसका वो ऑक्सीकरण करता है। तो ये पूछा गया कम से कम 2 से 3 बार, पूछ सकता है। तो अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जब करेगा तो जल उसमें क्या होगा, एक उप उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, से उसमें क्या करेगा, पूरी करने में सक्षम। अब जल जब उत्पन्न कर रहा है तो जल की हानि को भी रोकना जरूरी है, क्योंकि वैसा ही जल कम है और ज्यादा अगर हानि हो गई तो फिर दिक्कत है। इसीलिए वो क्या करता है, इसमें अपने मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता होती है। सांद्र करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा, जिससे उत्सर्जी पदार्थ को हटाने के लिए जल के न्यूनतम आयतन काम में लाई जाती है। अनेक मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर, अब जैसे बात करें आकारिकी की, हमने बात की, कार्यकी की बात की और व्यवहारिक की बात की थी, तो मरुस्थलीय जो पौधे हैं उसमें भी क्या होगा, जल की वैसे ही कमी है, और अगर वो वाष्पोत्सर्जन करेगा तो और ज्यादा जल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि मरुस्थल में एक तरह से तापमान ज्यादा होता है गर्मियों के टाइम। ठीक है, तो वहां पर उसी वाटर लॉस को रोकने के लिए, वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए जो पत्तियां है वहां पर क्या, एक तो मोटी उपत्वचा क्यूटिकल होती है, और उसमें धसे हुए रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपिरेशन, द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो। ये कोई पत्ती है, ठीक है, ये कोई दूसरी पत्ती है यहाँ पर। तो इसके अंदर जो स्टोमेटा है वो सरफेस पर है, रंध्र जो है वो क्या है, सतह पर है, तो आसानी से क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। लेकिन दूसरी पत्ती में जो रंध्र है वो नीचे है, धसे हुए हैं, तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन मुश्किल से होगा। यहाँ पर क्या है, मोटी क्यूटिकल की परत भी है, हमारी बात समझे, तो ये वाष्पोत्सर्जन को रोकेंगे। उनके प्रकाश संश्लेषण सीएएम, सीएएम जो साइकिल होता है वो अपन 11th क्लास के एनसीईआरटी में प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीएम मार्ग भी विशेष प्रकार के होते हैं, जिसके कारण वे अपने रंध्र दिन के समय क्या करते हैं, बंद रखते हैं। सीएम की वजह से वो क्या करते हैं, अपने दिन के समय में रंध्र बंद रखते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। कुछ मरुस्थलीय पादप जैसे नागफनी, ओपेंशिया, कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती, बल्कि वे कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, और प्रकाश संश्लेषण का प्रकार ये चपटे तने द्वारा होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण जहां पर भी शब्द लिखा है उसमें पत्ती ही इंक्लूड होगी, उसमें तना भी इंक्लूड हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल भी अपने सामने है, नागफनी और कैक्टस, उसमें पत्तियां नहीं है, उसमें पत्तियां जो होती है वो रूपांतरित हो जाती है कांटों में। ये आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी के 5वें चैप्टर में भी पढ़ने को मिलता है, यहाँ पर भी पढ़ने को मिल रहा है, एक तरह से रिवीजन आपका हो रहा है। तो जो पत्तियां हैं वो कांटे में परिवर्तित हो गई, रूपांतरित हो गई, तो प्रकाश संश्लेषण तो पत्तियां करती है, अब कौन करेगा, अब करेगा जो चपटा तना है वो करेगा, वहां पर भी जो पिगमेंट है वर्णक है वो देखने को अपन को मिलेंगे। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कारण, ये भी प्रश्न पूछा गया है, एलन का नियम, भाई साहब ये भी पूछा गया है। ये तो अपन ने मरुस्थल की बात कर ली, दोनों में चाहे पादप और जंतु दोनों की बात कर ली, चूहे की भी बात कर ली, पादप कैक्टस वगैरह की बात कर ली। अब बात करें ठंडी जलवायु वाले, तो ठंडी जलवायु वाले स्तनधारी के जो कान और जो पाद होते हैं आमतौर पर छोटे होते हैं, ताकि ऊष्मा की न्यूनतम हानि हो, और इसे ही अपन कहते हैं एलन का नियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन का नियम क्या कहता है कि ठंडी जगह पर रहने वाले जो भी स्तनधारी मैमल्स हैं उनके कान और जो पाद होते हैं वो छोटे होते हैं, और छोटे होंगे तो उष्मा की हानि भी क्या होगी, न्यूनतम होगी। अगर बड़े होंगे तो फिर उनको गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और उष्मा की ज्यादा हानि होगी। ध्रुवीय समुद्रों में सील और जलीय स्तनधारी उनकी त्वचा के नीचे वसा, तीमी वसा या बल्बर की मोटी परत होती है, जो उष्मा रोधी या इंसुलेटर का काम करते हैं और शरीर की उष्मा हानि को कम करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, बल्बर और तीमी वसा जो है कहाँ होती है, ध्रुवीय समुद्र में जो जलीय स्तनधारी मिलते हैं उसमें मिलेगी। कुछ जीवों के अनुकूलन कार्य के होते हैं, ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, आकारिकी की अपन ने बात कर ली, अब कार्यकी की बात करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आकारिकी के। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है।
ये भी आकार से संबंधित है, छोटे होते हैं। पहले भी अपन ने बात कर लिया, आकार में रूपांतरण इसका है। पूछ लेगा निम्न में से कौन सा आकार की नहीं है, या निम्न में से कौन सा कार्य की नहीं है। ये जो भी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में आना चाहिए। हम कार्यकी की बात करें जिसकी वजह से वो दबावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति शीघ्र अनुक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है। अगर आपको कभी उच्च तंगता वाले क्षेत्र, उच्च तंगता मतलब हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई की बात करें, वहां पर जाने का मौका मिले, जैसे 3,500 मीटर से अधिक, मनाली के पास रोहतंग दर्रा, तिब्बत में मानसरोवर, तो आपने तुंगता बीमारी का अवश्य अनुभव किया होगा। जब ऊंचाई पे अपन जाते हैं तो एक बीमारी तुंगता बीमारी, जिसे अपन कह रहे हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसे अपन कहते हैं। ऊंचाई को इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड। और सिकनेस का तो समझ में आ ही रहा है, कमजोरी, एक तरह से चक्कर आना या ब्लड प्रेशर में चेंजेस होना, वोमिट होना, वो सब होता है अचानक से। तो इस बीमारी के लक्षण है जैसे मिचली, थकान, हृदय स्पंदन में वृद्धि। इसका कारण यह है कि उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्ग से कर लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। ऊंचाई पर अपन जाते हैं तब, ऊंचाई पे जा रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा है भाई साहब, कम हो रहा है। अब कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। आपने सुना होगा 11th क्लास के एनसीईआरटी के 17वें चैप्टर में, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, CO2 का आंशिक दाब। नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं। ठीक है। तो वहां पर जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दाब कम है इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए। अगर वही नहीं मिले फिर तो किस्सा ही खत्म होने लग जाता है। अब यहाँ मिल नहीं रही है, यहाँ कम है, मिल तो रही है लेकिन कम है। लेकिन धीरे धीरे आप पर्यानुकूलित या एक्लेमेटाइज हो जाते हैं और आपको तुंगति बीमारी का अनुभव नहीं रहता। अब आप शुरू शुरू में गए तो फिर दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे मान लो आपने 4 महीने 5 महीने स्पेंड वहां पर कर लिए, बिता लिए, तो धीरे धीरे आप में क्या हो जाएगी, अनुकूलता आ जाएगी। और वो अनुकूलता आई कैसे, ये जरूरी है। तो ये जो समाधान है वो कैसे आया, इस समस्या का समाधान कैसे हुआ। तो इसमें जब शरीर में ऑक्सीजन कम उपलब्ध होगी तो लाल रुधिर कोशिका का उत्पादन बढ़ जाएगा। एक तो उसको लगेगा अपने सिस्टम को कि यार कहीं ना कहीं आरबीसी की कमी है, तो बढ़ाएगा। हीमोग्लोबिन की जो बंधनकारी क्षमता वो घटाएगा और शोषण दर बढ़ाएगा। हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता से क्या तात्पर्य है, ये भी आपने 11th क्लास में ही सुना है, 17वें चैप्टर में, अगर आपको याद है तो। हीमोग्लोबिन जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ में और CO2 के साथ में। ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 दोनों के साथ में जुड़ता है। HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, HbCO2 जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो यह बंधन क्षमता घटा रहा है, मतलब अगर ये यहाँ पर मान लो, एक मानना है केवल आपको, ये HbO2 जो बना नॉर्मल जो है बंदा जो धरती पर है, वो 2 सेकंड के लिए इसके पास जुड़ा है। लेकिन जब ऊंचाई पे हो जाएगा तो ये HbO2 जो है वो हो सकता है 1 सेकंड के लिए ही जुड़े। तो बंधन क्षमता जो है, टाइम जो है वो कम हो चुका है। ये केवल ऐसा मानना है, 2 सेकंड 1 सेकंड ऐसा कोई वो नहीं है कि सही है, ये मैं केवल एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो बंधन क्षमता वहां पर कम होगी तो फटाफट से डिसोशिएट होगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। तो वो यहाँ पर है। और श्वसन दर भी बढ़ जाएगी। 1 मिनट में आप जितनी भी बार सांस लेते हैं तो वो बढ़ जाएगा। 12 से 16 बार जो लेते हैं अपन, हो सकता है कि श्वसन दर वो 20 बार हो जाए। तो हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में अनेक जनजातियां रहती है। पता लगाइए कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलना में उन जनजातियों में सामान्यतः लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है या नहीं होती। कभी घूमने का मौका मिले तो आप पता लगा लीजिएगा। अधिकांश प्राणियों में उपापचयी क्रियाएं और इसकी सभी कार्य की प्रकार्य संकीर्ण तापमान प्रांत में स्थित होती है। मानवीय तापमान 37 है। जितनी भी उपापचय विक्रिया हो रही है, रेंज होती है। ठीक है। परास होती है उसमें रहती है। लेकिन ऐसे सूक्ष्म जीव आर्की बैक्टीरिया भी हैं जो तप्त झरनों और गहरे समुद्र के उष्ण जलीय निकासों में, जहां तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा है, खूब फलते फूलते हैं। आर्की बैक्टीरिया आपने सुना होगा, आद्य बैक्टीरिया जिसे अपन कहते हैं, 11th क्लास के एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर। ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया है उनकी कोशिका भित्ति की वजह से जो भी कंडीशन है जो उनके लिए सही नहीं है, उसमें भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये सेम वही 100 डिग्री से अधिक ज्यादा होता है तो वहां पर भी फलते फूलते हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं। यह कैसे संभव है, बताया अभी ने आपको, कोशिका झिल भित्ति की वजह से। अनेक मछलियां दक्षिणी ध्रुव में जल में खूब पनपती हैं, जहाँ का तापमान हमेशा शून्य से कम रहता है। वे अपने शरीर के तरल को जमने से कैसे बचाता है, जैसे कि बल्बर की अपन ने बात की थी सेम, वैसे ही इनके अंदर भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अनेक समुद्री एकशेरुकी और मछलियां महासागर की बहुत गहराई में रहती है, जहां का दाब उस सामान्य वायुमंडल के दाब से 100 गुना अधिक होता है।
पहले अपन ने एल्टीट्यूड सिकनेस की बात की थी, अब अपन बात कर रहे हैं जल की। गहराई में जो दाब है वो ज्यादा है, वहां पर क्या था, कम था, जो हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। तो वह ऐसे जबरदस्त दाब में कैसे रह सकते हैं, क्या उनमें कोई विशेष एंजाइम होता है? तो इसका भी इन्होंने आंसर दिया है खुद ने कि ऐसी चरम पर्यावरणीय परिस्थिति में रहने वाले जीव जो है रासायन जीव जैव रासायनिक अनुकूलनों का मोह क्रम विन्यास दर्शाते हैं। क्रम विन्यास का मतलब एक सीक्वेंस में इसमें जो भी उपापचय विक्रिया हो रही है वो होती है स्पेसिफिक एंजाइम की उपस्थिति में। कुछ जीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए व्यवहारिक, अब अपन ने कार्य की पढ़ लिया, ठीक है, अपन ने उसकी आकारी की पढ़ लिया, अब बात कर रहे हैं व्यवहार की, बिहेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे गर्मी लगी बाहर है तो मैं अंदर आ गया कमरे, है ना, मेरा वो व्यवहार है एक तरह से। अब फिर भी नहीं हो रहा तो कार्य की में चले जाएंगे। तो स्तनधारियों में अपने आवास के उच्च तापमान से निपटने के लिए जो कार्य की योग्यता होती है, जैसे लिखा है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मरुस्थल की छिपकलियों में इस योग्यता की कमी है, लेकिन वे व्यवहारिक साधनों द्वारा अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखती है। क्योंकि सब जैसे पहले अपन ने पढ़ा, सब लोग एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, तो पसीना आता है। स्तनधारियों में तो क्या कार्य की योग्यता है ही, लेकिन बाकी जो दूसरे जीव हैं उनमें सब में ऐसी नहीं है, तो वो व्यवहारिक साधनों का उपयोग करते हैं। जब उनका तापमान सुविधा स्तर से नीचे चला जाता है तब वे धूप सेक कर उष्मा अवशोषित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ छिपकली की बात करें, उसका जो परास है टेम्परेचर की जो यहाँ पर सही से क्रिया कर सकता है वो 20 डिग्री है। अब उससे कम चला गया 10 डिग्री, तो उसको उष्मा की जरूरत पड़ेगी तो धूप में चला जाएगा। अब 20 से ज्यादा हो गया अगर 30, तो वो छाव में चला जाएगा। लेकिन जब परिवेश का तापमान बढ़ने लगता है तब वे छाया में चली जाती है। कुछ जातियों में भूमि में ऊपर की उष्मा से बचने के लिए मिट्टी में बिल खोदने की भी क्षमता होती है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या देखे हैं, तीनों जो व्यवहार है, sorry, तीनों जो अपन ने कारक थे वो अपन ने देखे, व्यवहारिक की, कार्य की और आकारी। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में ही अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो समष्टि वाला जो है वो नेक्स्ट, समष्टि के गुण वगैरह वो नेक्स्ट लेसन में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सफिशियंट है, इसको आप एनसीईआरटी को पढ़िए, इतना सा एक बार फिर से देखिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।